Assalamu alaikum to all of you. First of all, I welcome you all at the platform of House of Deep Psychology. Myself is Sania. I am the course instructor of the course of Developmental Psychology. Today is the first lecture of Developmental Psychology in which we discuss about the definitions and history of developmental psychology. Before we going to start our lecture, I tell you about the objectives of House of Deep Psychology. So there are some objectives of House of Deep Psychology. First is to explore depth of psychology. Second one, to empower students with actual and deep understanding. To provide best lectures on psychology. To prepare best teachers of psychology. And to provide awareness regarding mental and social issues that are very common nowadays. Facilitate people to cope life, work, and mental problems. Facilitate the clients to spend normal life. Intellectual grooming of people. And the last one is to make new discoveries in the field of psychology. हाउस ऑफ डीप साइकोलॉजी का जो बेसिक पर्पस है वो है स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करवाना। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो अब हम साइकोलॉजी में जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कोर्स है उसकी डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। टोटल मैंने इस लेक्चर में 3 डेफिनेशंस ऐड की हैं और उसके बाद हम एक ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये लेक्चर एंड होगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को हम लाइफ स्पैन साइकोलॉजी भी कहते हैं और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जो एक ह्यूमन है, ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो पूरी जिंदगी है उसके अंदर उसकी कॉग्निशन में, उसकी मोटिवेशन में, उसकी साइकोफिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग या उसकी सोशल फंक्शनिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस चीज को स्टडी करने का नाम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। अब अगर मैं आपको इन डेप्थ बताऊं कि इन चेंजेस से क्या मुराद है, ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान की कॉग्निशन में चेंज आना, तो कॉग्निशन में चेंज आने से क्या मतलब है कि उसकी परसेप्शन, उसकी इमेजिनेशन, उसकी जजमेंट, इसमें अगर चेंज आ रहा है, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, अगर इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज में चेंज आ रहा है उसकी लाइफ में, तो इस चीज को जो स्टडी करेगा वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल की मोटिवेशन में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे अगर एक बच्चा जो है जब उसकी बर्थ होती है उस वक्त उसको कोई नॉलेज नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई मोटिवेशन उस वक्त मौजूद नहीं होती क्योंकि उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है, मैं कहाँ मौजूद हूँ या मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या है, उस चीजों के बारे में वो कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो जब उसको कुछ पता ही नहीं है तो वो क्या गोल सेट करेगा और वो क्या मोटिवेशन अपने अंदर लेके आएगा या वो क्या करना चाहेगा उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसमें ये मोटिवेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होने लगती है, ठीक है। ये मोटिवेशन जो है उसमें आने लगती है जब उसको गोल्स का पता चलता है, उसको दुनिया का पता चलता है कि हाँ यहाँ ये काम जो है वो हम करते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता गोल्स बनाता है, मीन्स यहाँ पे चेंज आ रहा है। पहले कुछ भी नहीं था लेकिन वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो अब उसके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मोटिवेशन में चेंज आना। इसके बाद साइकोफिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो साइकोफिजियोलॉजिकल को जो है वो
फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। साइकोफिजियोलॉजिकल से मतलब यहाँ ये है, साइको हमारा साइकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल हमारा हो गया कि हमारी इंटरनल बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हमारी जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है उसको फिजियोलॉजिकल कहा जाता है। कि हमारी फिजियोलॉजी में चेंज आने की वजह से, फिजियोलॉजी में चेंज आने का मतलब क्या है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आपके जो केमिकल्स हैं, लाइक डोपामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ये हॉर्मोन्स हैं कुछ, तो इसमें भी क्या होता है, विद द टाइम उन हॉर्मोन्स की क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा होता है। तो इसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका जो हैप्पीनेस लेवल है, आपकी जो मेमोरी है, तो वो भी अफेक्ट हो रही होती है, उसमें भी चेंजेस आ रहे होते हैं। और अगर हम सोशल फंक्शनिंग की बात करें तो सोशल फंक्शनिंग में भी चेंजेस आ रहे होते हैं। जैसे जब बच्चे की बर्थ होती है उस वक्त उसकी कोई भी सोशल फंक्शनिंग नहीं होती है, ठीक है, उस वक्त जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो इतना ज्यादा उस वक्त पे नहीं होता है। जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता है, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा होता है, तो उसका सोशल सर्कल बढ़ता है। अगर हम बात करें बिल्कुल बर्थ के टाइम पे, क्या होता है, जो बच्चे का जो सोशल बॉन्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर के साथ होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फादर के साथ होती है, फिर सिबलिंग्स के साथ होती है, फिर इन्वायरमेंट में, फिर जब वो स्कूल जाता है तो ऐसे करके उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स है, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो डेवलप होना स्टार्ट होती हैं, और ऐसे उसकी जो सोशल फंक्शनिंग है उसमें चेंज आ रहा होता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इनको स्टडी करने का नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और ये जो चेंजेस हैं ये पूरी लाइफ में हो रहे होते हैं, मींस जब से आप पैदा हुए हो और आपकी डेथ तक जो आप में चेंजेस हैं वो होते ही रहते हैं। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ डिसिप्लिन दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम इन द थॉट, बिहेवियर, reasoning and functioning of a person due to biological, individual and environmental influences. ये डेफिनेशन बताती है कि हम चेंजेस कैसे कैसे स्टडी करते हैं, और ये जो चेंजेस हो रहे हैं एक इंडिविजुअल के अंदर उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें है कि आपकी थॉट में चेंजेस आना विद द टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इंसान का, वो जिंदगी में ग्रो कर रहा होता है, तो उसकी थॉट में चेंज आ रहा होता है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा होता है, उसकी जो रीजनिंग है और उसकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उस पर्सन की, उसमें भी चेंज आ रहा होता है। ठीक है, अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? या तो सबसे पहले हो सकता है बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, बायोलॉजिकल मीन्स आपका इनहेरिटेंस के थ्रू या आपका जेनेटिकली जो है ये चेंजेस जो है वो होते हैं। ठीक है, सेकंड हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल जो है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से भी होते हैं। ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें कि अगर एक घर के बच्चे ही देख लें, जैसे अगर हम सिबलिंग्स की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सिबलिंग्स जो है वो उन्हीं सेम पेरेंट्स से ही उनकी बर्थ होती है, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद हैं। एक बच्चे का सोचने का अंदाज दूसरा है, दूसरा बच्चा उसी चीज को किसी और तरीके से परसीव करता है, एक बच्चा उस चीज का आंसर किसी और तरीके से करता है, दूसरा बच्चा उसी सेम स्टिमुलस को किसी और तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से भी हमारे अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। और तीसरा आता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। हर इंसान जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है उसके ऊपर उसके इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा असर होता है। ठीक है, उसकी थॉट डेवलपमेंट में, उसके बिहेवियर डेवलपमेंट में, या उसकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उसमें उसके एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक बच्चा ऐसे घर में रहता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेशंस लगाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बाउंड कर देते हैं उसके लिए, ठीक है, उसको गुस्सा बहुत करते हैं, ठीक है, और एक घर में अगर हम देखें तो वहां पे जो बच्चा रहता है उसका इन्वायरमेंट जो है वो चेंज है। ठीक है, वहां उसके जो पेरेंट्स है बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत कोऑपरेटिव है। ठीक है, जो भी चीज उसको जिस टाइम पे चाहिए होती है वो चीज उसको उसी टाइम अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह अगर हम स्कूल इन्वायरमेंट की बात करें तो एक बच्चे का स्कूल इन्वायरमेंट दूसरा है। ठीक है, एक बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ पे टीचर जो है वो क्लासेस में नहीं है, या फिर उसकी वजह से
जो है उसका लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट जो है वो ऐसे स्कूल में जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे जो क्लासेस है वो बहुत ज्यादा वेल फर्निश्ड है, ठीक है, वहाँ पे मतलब पढ़ने का दिल करता है। जैसे हमने इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट किस कदर हमारी जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा थॉट, बिहेवियर, रीजनिंग और फंक्शनिंग में चेंज आता है। ठीक है, तो ये सेकंड डेफिनेशन थी। अब अगर हम थर्ड डेफिनेशन की बात करें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, तो वो ये कहती है दैट स्टडीज द चेंजेस फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल दैट अकर फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज। ये भी डेफिनेशन हमें यही बताती है कि जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं चेंजेस को। ठीक है, चेंजेस कौन कौन से, आपके फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, आपके मेंटल चेंजेस हो सकते हैं, आपके बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। फिजिकल चेंजेस में हम कह सकते हैं कि जैसे उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें चेंज आना, ठीक है, जैसे गर्ल्स और बॉयज की जो फिजिक है, ठीक है, उसके अंदर चेंज होता है। इसी तरह अगर हम और फिजिकल चेंजेस की बात करें, तो जैसे हमें पता है कि जब एक बच्चे की जब पैदाइश होती है उस वक्त अगर हम बात करते हैं बोन्स की, ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स उस वक्त 306 होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो नंबर ऑफ बोन्स है वो 206 जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त जो उसकी बोन्स है वो फ्यूज नहीं हुई भी होती। ठीक है, तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो वो बोन्स आपस में फ्यूज नहीं है अभी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह वो 206 बन जाती हैं। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर हम हाइट वेट की बात करते हैं तो एक बंदा जो है, एक की हाइट ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, इसी तरह वेट है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, किसी का आई कलर है, किसी के हेयर्स जो है वो लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। ठीक है, ये तमाम जो है फिजिकल चेंजेस में आता है। इसके बाद मेंटल लेवल पे हम बात करेंगे तो मेंटल प्रोसेसेस हो सकते हैं जो कि आपके विद द टाइम आपके क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। इसके बाद बिहेवियर, ठीक है, इस तरह आपका जो बिहेवियर है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, डेवलप कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं ये आपके कॉन्सेप्शन से ओल्ड एज तक होते हैं। ठीक है, मीन्स जब आप जब जब पैदाइश से भी नहीं, जब आप इन दी वॉर्म ऑफ मदर होते हो उस वक्त से ही जो है ये चेंजेस आपके अंदर हो रहे होते हैं और आपकी ओल्ड एज तक ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है कि कॉन्सेप्शन से सिर्फ ओल्ड एज तक होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि चेंजेस जो है ना वो कभी रुकने वाली चीज नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो चेंजेस हैं ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, कि अब ये पॉइंट आ गया है, ठीक है, अब ये आपकी एज हो गई है जहां पे ये चेंजेस जो है वो अब बस अब चेंजेस का टाइम खत्म। ठीक है, अब आप पूरे जो है वो एक बंदा रेडी हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। चेंजेस जो है आपकी जो है कॉन्सेप्शन से लेके आपकी ओल्ड एज तक चल रहे होते हैं। ठीक है, कैसे कि जब आप की पैदाइश होती है उस वक्त आपको जो है जो आपके सेंसेस हैं, आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, उस वक्त आप मतलब एक तरह से ग्रो हो रहे हो। ठीक है, उस वक्त आपकी चीजें बन रही हैं। ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस जो है अभी सिंपल है, फिर वो कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर आप लर्निंग जो है, जो आपकी नॉलेज है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है, उसकी वजह से भी आपके अंदर चेंज आता है। ठीक है, आपकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से अभी क्या है, आप ग्रो हो रहे हो। ठीक है, और अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो उसमें भी चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, ओल्ड एज में कैसे चेंजेस हो रहे होते हैं कि उस वक्त अब क्या है, मतलब एक तरह से यहाँ से आप क्या है, आप पीक पे चढ़ गए। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्शन से आपके चेंजेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो, अभी आप न्यूली बने हो और अभी आप ग्रो हो रहे हो। ठीक है, अब आप वापस नीचे की तरफ आ रहे हो। ठीक है, मीन्स आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे हो। उस वक्त क्या होता है, जो चीजें पहले बनी थी अब वो चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो फंक्शनिंग है वो वीक होना शुरू होती है। जैसे मेमोरी वीक हो रही होती है, अगर हम बुजुर्गों की बात करें, ठीक है, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी मेमोरी जो है वो वीक होती है। ठीक है, वो वीकनेस महसूस कर रहे होते हैं, उनकी जो सेल्फ फंक्शनिंग है या जो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है वो वैसी नहीं होती जैसे अगर हम बात करें कि एक बच्चे की होगी। ठीक है, या जो एडोलेसेंट होगा उसकी होगी। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है जो चेंजेस है ना वो आपकी कॉन्सेप्शन से लेके आपकी डेथ तक या ओल्ड एज तक हो रहे होते हैं।
ठीक है। फिर बाद में इसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो चेंजेस हैं ये किस-किस वजह से होते हैं, ठीक है? बायोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, जेनेटिकली हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स की वजह से ये चेंजेस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसकी वजह से भी जो है इंडिविजुअल के अंदर जो है वो चेंजेस आ सकते हैं कि एनवायरनमेंट किसी पहले वो किसी एक एनवायरनमेंट में था, जब वो दूसरे एनवायरनमेंट में गया, ठीक है? तब उसकी जो थॉट थी, तब उसकी जो परसेप्शन थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई, ठीक है? चेंज हो गई, ठीक है? तो इस तरह ये जो डेवलपमेंट है, ये जो चेंजेस हैं, ये आपकी पूरी लाइफ चलते रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस हैं, ये खत्म होती हैं। अब हम इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, वो अपीयर हुई थी 19th सेंचुरी में, ठीक है? जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, वो एज़ एन एरिया ऑफ स्टडी, एज़ अ सिंगल एरिया, ठीक है? या फिर सेपरेट हुई थी, तो वो 19th सेंचुरी में हुई थी। इसके बाद जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ठीक है? उसका जो अर्ली फोकस था, मतलब जब ये अपीयर हुई थी, उस वक़्त डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो फोकस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइल्ड के ऊपर था, ठीक है? वो सिर्फ़ एक बच्चे की डेवलपमेंट को स्टडी करना चाहते थे। उनका उस वक़्त एडोलेसेंट को लेके या एडल्ट को लेके कोई भी कंसर्न नहीं था कि हम हमें उनको भी स्टडी करना चाहिए। एक एडोलेसेंट की भी जो है थॉट, बिहेवियर या उसके भी अंडरस्टैंड करना चाहिए या उसकी चेंजेस को भी स्टडी करना चाहिए, ठीक है? उस वक़्त जो सिर्फ़ कॉन्सेप्ट था या जो फ़ोकस था वो सिर्फ़ चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर था। फिर 25 सालों के बाद, ठीक है? मतलब 25 सालों के अंदर-अंदर क्या हुआ, जो डेवलपमेंटल रिसर्चर्स थे, ठीक है? उन्होंने अपना जो एरिया ऑफ स्टडी था, ठीक है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो एक सिर्फ़ चाइल्ड तक कंसर्न था या चाइल्ड तक रेस्ट्रिक्टेड था, लिमिटेड था, ठीक है? तो उसको जो है उन्होंने एक्सपेंड किया, ठीक है? उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बच्चे की डेवलपमेंट को नहीं स्टडी करना चाहिए, ठीक है? बल्कि हमें जो है, हमें एक इंसान की तमाम स्टेजेस को, ठीक है, पैदाइश से लेके डेथ जो स्टेजेस होती हैं या पैदाइश से लेके डेथ तक जो कुछ एक बच्चे में हो रहा है या इंसान में हो रहा है, ठीक है, उसको हमें स्टडी करना है। तो इसमें वो तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? मतलब उसमें फिज़िकल जो फैक्टर्स हैं, मीन्स उसके अंदर जो फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं उसको भी स्टडी करना है, जो उसमें मोटर चेंजेस आ रहे हैं उसको भी स्टडी करना है, ठीक है? जो उसकी कॉग्निशन लेवल पे चेंजेस आते हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, पर्सनैलिटी, सोशल और जो मोरल चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है? उसकी कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक, ठीक है? उन तमाम चेंजेस को स्टडी करना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है? इसके बाद आता है कि इसके अलावा, ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में फिर जो है बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूटर्स या जो ऐसे इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं जिन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अपनी कंट्रीब्यूशन है इसकी डेवलपमेंट में, ठीक है, इस फील्ड को एक्सपेंड करने में जो लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनमें कुछ नाम जो है अभी हम यहाँ पढ़ेंगे और इनकी डिटेल्ड जो थ्योरीज है ना वो हम कोर्स में ही स्टडी करेंगे आगे जाके, ठीक है, आगे लेक्चर्स के अंदर। अच्छा, इसमें 1877 में एक फेमस बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, ठीक है? इन्होंने जो है वो एक थ्योरी लिखी थी, द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसके अंदर इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है? मतलब ये जाने-माने इस वजह से जाते हैं, ये फेमस इस वजह से हैं, ये अपनी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की वजह से, ठीक है? इन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में किस तरह काम किया, इन्होंने जो है जो इननेट कम्युनिकेशन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? मतलब बच्चा जब पैदा होता है, तो वो किस तरह हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। इननेट का मतलब होता है कि जो आपके अंदर पैदाइशी हो, ठीक है? जो आपने एनवायरनमेंट से लर्न ना किया हो, ठीक है? बल्कि आप जब पैदा हुए हो, वो चीज़ आपके अंदर उस वक़्त ही मौजूद थी, ठीक है? तो इसको कहते हैं इननेट, ठीक है? तो चार्ल्स डार्विन ने इननेट कम्युनिकेशन फॉर्म्स को जो है वो स्टडी किया था, ठीक है? कि एक बच्चा जो है वो हम किस तरह अपने हमसे कम्युनिकेशन करता है। जैसे हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि हाँ, बच्चे को अभी इस चीज़ की नीड है। जैसे अगर उसको भूख लगती है तो वो रोता है, अगर कहीं गिर जाता है या कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको तो वो रोना शुरू करता है, ठीक है? तो ये क्या है, उसका एक कम्युनिकेशन फॉर्म है। तो इसको जो है वो चार्ल्स डार्विन ने स्टडी किया था और फिर ये कम्युनिकेशन फॉर्म जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, चेंज हो रहा होता है, ठीक है? पहले बच्चा ऐसे रो रहा है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो क्या है, अपने एनवायरनमेंट से लर्न करता है, एक अल्फाज सीखता है, ठीक है? पहले बैबलिंग करता है, फिर एक अल्फाज सीखना शुरू करता है, फिर 2, फिर 3, ठीक है? ये जो हम आगे थ्योरीज़ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको और क्लैरिटी होगी। जब हम स्टेजेस को डिस्कस करेंगे आगे जाके, तो आपको और क्लियर होगा कि किस तरह डेवलपमेंट जो है वो होती है।
चार्ल्स डार्विन के अलावा और भी बहुत सारे जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन किया था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, जिसमें सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का फादर कौन है, तो वो है जीन पियाजे। इसके अलावा एरिक एरिक्सन की भी थ्योरी थी। इसके अलावा वाइगोट्स्की ने भी जो है वो अपनी थ्योरी दी है, और एल्बर्ट बेंडूरा ने भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अपनी थ्योरीज पे जो है वो काम किया है। ठीक है, तो ये वो तमाम थ्योरीज है जो हम फ्यूचर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसके बाद फिर इधर भी यही लिखा हुआ है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, ठीक है, उन्होंने जो है बिहेवियर की डेवलपमेंट, जो टोटल एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, सिर्फ किसी एक चीज की सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट या सिर्फ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में चेंजेस को स्टडी नहीं करना डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने, बल्कि जो पूरा एक मुकम्मल इंसान है उसमें जिस जिस किस्म के चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये अब हम जब टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि हम कौन कौन सी डेवलपमेंट की बारे में बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट किस किस डेवलपमेंट टाइप को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बात हुई है कि बर्थ से लेके डेथ तक पूरा जो मुकम्मल इंसान है उसमें जो जो चेंजेस हो रही होती हैं उसको स्टडी किया जाता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कुछ डिबेट्स भी जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एक थी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस होती है या डिसकॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, कि एक इंसान जो है वो एक ग्रेजुअली और स्लोली डेवलप करता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है ग्रेजुअली या स्लोली। ठीक है, और डिसकॉन्टिन्यूस जो दूसरी अपोजिट है उसका, वो ये कहता है कि जो एक इंसान है उसकी जो डेवलपमेंट है वो सडन होती है। ठीक है, मतलब स्टेज टू स्टेज होती है। जैसे अगर एक इंसान है, ठीक है, उसमें एक दिन मतलब उसने बोलना सीखा है, ठीक है, अगले दिन जो है वो एक दिन वो एक वर्ड सीखता है और अगले दिन एक बच्चा जो है वो बोलना शुरू कर दे। ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़ वाली बातें शुरू कर दे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको कहा गया है सडन जो है डिसकॉन्टिन्यूस डिबेट है ये, कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो वो लोग ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है, जबकि कॉन्टिन्यूस वाले कहते हैं कि हमारे जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस में होती है, स्लो होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट ये है कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटरी होती है या फिर आपकी डेवलपमेंट के ऊपर आपके एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। नेचर हम कहते हैं हेरिडिटी को और नर्चर हम कहते हैं एनवायरनमेंट को। तो ये कुछ डिबेट्स हैं। ठीक है, तो अब यही कहा जाता है कि ये हम सिर्फ एक को ही जो है वो नहीं कह सकते कि आपकी डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ डिसकॉन्टिन्यूस भी होती है। इसी तरह डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर नेचर का भी इन्फ्लुएंस होता है और नर्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्लाइड ये है कि अच्छा, लास्ट स्लाइड में जो है वो कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। मेरा एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको इस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि मेरी स्लाइड कुछ होती है और जो है मतलब मैं पहले ही शायद हो सकता है कि मैं आप बोलें कि मैं जो है वो स्लाइड पे कुछ लिखा है और मैं बता कुछ रही होती हूँ। ठीक है, तो वही बातें होंगी जो स्लाइड में लिखी हुई हैं। हो सकता है कि मैं वो पहले बता दूं या बाद में बता दूं, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।